आज हम बात करेंगे नाक की एलर्जी के बारे में, जिसको एलर्जिक रिनेटस कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, तकरीबन 15 से 20% लोगों में ये एलर्जी पाई जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलर्जिक रिनेटस की वजह क्या होती है, ये क्यों पाई जाती है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इस वीडियो में मैं आपको एलर्जिक रिनेटस के दवाइयों के इलाज के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, होम रेमेडीज बताऊंगा और घरेलू टोटके बताऊंगा, जिससे आप एलर्जिक रिनेटस का इलाज कर सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि नाक की एलर्जी होती क्या है। जब भी आप सांस लेते हैं, उस सांस में हवा और ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे डस्ट माइट्स मौजूद होते हैं, उसके साथ पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल मौजूद होते हैं जो आप में एलर्जी करवाते हैं। उसमें जो मेन चीज़ है, पहले नंबर के ऊपर होता है, वो है पोलन, जो कि दरख्तों के फूलों से आता है। ऐसे सीज़न के अंदर जो आपकी एलर्जी है, जो नाक की एलर्जी है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर है डस्ट एलर्जी। डस्ट की वजह से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एलर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्मोक से एलर्जी होती है, स्मोकिंग से एलर्जी होती है, वेप या धुएं से एलर्जी होती है। तो इस सीज़न के अंदर उन लोगों में एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को जानवरों की वजह से भी एलर्जी होती है और उनका नाक बहना शुरू हो जाता है, उनके जिस्म के ऊपर खारिश होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जो अपने घरों में जानवर, पालतू जानवर रखते हैं, जिस तरह कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कुछ डिफरेंट किस्म के पेट्स हो गए, उनके परों से और उनके बालों से भी लोगों को एलर्जी हो सकती है। और ऐसे लोग जिनमें नाक की एलर्जी मौजूद होती है, उनमें कोई एक स्पेसिफिक काज या वजह नहीं होती। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ पोलन से एलर्जी हो या स्मोक से एलर्जी हो या डस्ट से एलर्जी हो, बल्कि बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि उनके अंदर मल्टी फैक्टर मौजूद होते हैं। ऐसे लोग जिनमें नाक की एलर्जी होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़त ओवर सेंसिटिव होती है, गैर ज़रूरी तौर पर फ़ाल हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें एलर्जी वाले सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। हमारे नाक के अंदर जो म्यूकोज़ा होता है उसको नेज़ल म्यूकोज़ा कहते हैं। अगर किसी तरीके से उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए, उसमें सोजिश या सूजन शुरू हो जाए, तो वो आपके अंदर एलर्जी पैदा करवा देगा। आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, नाक बहना शुरू हो जाएगा, आपको सर दर्द शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। ये सब अलामात आपके नाक की एलर्जी की या एलर्जिक रिनेटस की होती हैं। ऐसे लोग जिनमें कुव्वत मुदाफ़त ओवर सेंसिटिव होती है, उनकी तादाद बामुश्किल 15% होती है। किसी वजह से उनकी कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और उनको बार बार नाक की एलर्जी करवाती है। ऐसे लोग जिनमें एलर्जिक रिनेटस या नाक की एलर्जी होती है, उनमें सबसे जो कॉमन फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री का है। उनकी फैमिली में उनके वालिद को, वालदा को, बहन को, भाई को किसी तरीके से नाक की एलर्जी होती है और वो आपको इनहेरिटेंस होके आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये एलर्जी मर्दों में ज़्यादा होती है, औरतों में कम होती है। उसकी वजह यह है कि जो मर्द होते हैं उनका जो आउटडोर काम है वो ज़्यादा होता है औरतों की निस्बत। और ऐसे लोग जो अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ रहते हैं, जिनका एक्सपोजर डस्ट के साथ, मट्टी के साथ नहीं होता, साफ़ इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का जब इन चीज़ों से एक्सपोजर नहीं होता तो जो उनकी कुव्वत मुदाफ़त होती है वो उनके ख़िलाफ़ बड़ी सेंसिटिव होती है। फिर जब उनके घरों में कोई परिंदा आता है, कोई एनिमल आता है, डस्ट होती है, स्मोक होती है या ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका जिस्म इन चीज़ों का आदी नहीं होता और इसी वजह से जब वो सांस लेते हैं, उनके नाक का जो म्यूकोज़ा होता है उसके अंदर जो मास सेल हैं उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और उसके बाद हिस्टामिन आना शुरू हो जाता है, साइटोकिनिन आना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है कि उस नाक की लेयर के अंदर, उस म्यूकोज़ा के अंदर इन्फ्लामेशन शुरू करवा देगा और फिर आपका नाक बहना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ आपकी आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा और आपको सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ खुराक भी ऐसी हैं जो कि नाक की एलर्जी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि ऐसे लोग जो डेयरी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो बिस्किट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पेस्ट्रीज़ खाते हैं, उसके साथ साथ ऐसे लोग जो केक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गंदम या वीट का इस्तेमाल करते हैं और गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से आपके जिस्म के अंदर IgG, इम्यूनोग्लोबिन G लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो मास सेल्स की जो तादाद है वो बढ़ जाती है और वो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, साइटोकिनिन को बढ़ा देता है। जब मास सेल बढ़ता है, हिस्टामिन बढ़ता है, तो आपके अंदर एलर्जी के सिम्टम और अलामत आना
शुरू हो जाते हैं। नाक की एलर्जी की बेसिकली दो अकसाम होती हैं। एक जिसको सीजनल एलर्जिक रिनेटस कहते हैं। ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये स्पेसिफिक सीज़न के अंदर होती है, मोस्टली तब जब आपके इर्द गिर्द डस्ट बहुत ज़्यादा मौजूद हो, पोलन मौजूद हो, दरख्तों पे फूल लग रहे हों, स्मोग हो रही हो, और जब एक मौसम और दूसरा मौसम तब्दील हो रहा हो, उन दिनों के अंदर ये एलर्जी लोगों के अंदर बढ़ जाती है। और उसके बाद जैसे ये मौसम तब्दील हो जाता है या ये डस्ट स्मोक ख़त्म हो जाती है तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी किस्म जो होती है वो पेरिनल एलर्जीज होती हैं। ये क्रोनिक एलर्जिक रिनेटस कहलाती है। ये किसी भी शख्स को अगर हो जाए, ये एलर्जी पूरा का पूरा साल रहती है और इसका ताल्लुक किसी तरीके से डस्ट के साथ, स्मोक के साथ या पोलन के साथ नहीं होता। अगर नाक की एलर्जी की डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो ये प्योर क्लिनिकल होती है। आपका डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपको उनके जवाब देने होंगे। वो ये जानना चाहेगा कि आपको जो एलर्जी है वो सीजनल है या क्रोनिक है, और उस सवाल के जवाबात की सूरत में वो एक डायग्नोसिस बनाएगा। उसके साथ साथ वो आपके कुछ टेस्ट भी करवा सकता है, जिसमें IgE जो होती है, इम्यूनोग्लोबिन ई, वो इन लोगों के अंदर बढ़ी हुई होती है। ESR बढ़ा हुआ होता है। उसके अलावा स्किन प्रिक टेस्ट भी किए जाते हैं, मतलब कि आपकी स्किन को डिफरेंट किस्म के केमिकल के साथ एक्सपोजर किया जाता है, जिस तरह के डस्ट हो गए, आपके परिंदों के बाल हो गए, और उसके अलावा परिंदों के पर हो गए, स्मोक हो गया। इन डिफरेंट किस्म के केमिकल्स के साथ आपकी स्किन का एक्सपोजर किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि आपको किस स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी है। अगर ये डायग्नोस हो जाए कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से आपको एलर्जी है तो उससे आपको अवॉइड करने का कहा जाता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर होता ये है कि ये एलर्जी किसी एक वजह से नहीं हो रही होती, मतलब किसी स्पेसिफिक डस्ट से, स्मोक से या पोलन से नहीं हो रही, बल्कि ऐसे लोगों के अंदर ये देखा गया है कि उनको एलर्जी मल्टीपल चीज़ों से होती है, इसीलिए उनको इन चीज़ों की परहेज के साथ साथ कुछ इलाज भी दिया जाता है। अब अगर नाक की एलर्जी या एलर्जिक रिनेटस के ट्रीटमेंट या इलाज के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप इस एलर्जी से 100% अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। कोई फैक्टर होंगे जो आपको एलर्जी करवाते रहेंगे। इसका सिर्फ वाहिद हल ये है कि जो चीज़ आपको स्टिमुलेट कर रही है, एलर्जी दे रही है, आपको उससे 100% बचना है। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आपकी एलर्जी क्योर या बिल्कुल ठीक होगी, वरना ये है कि ये आपकी जो अलामात हैं वो किसी हद तक कम हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। और इलाज में सबसे पहले यही है कि आप इस एलर्जन से अवॉइड करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। अगर आप डस्ट में जाते हैं, आपको एलर्जी होती है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे। आउटडोर जो लाइफ है उसको थोड़ा बेहतर बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइम के अंदर आपने बाहर नहीं जाना। और नाक में आपको वैसलीन इस्तेमाल करने का बोलते हैं। ये इस तरीके से जब आप अपने नाक के अंदर वैसलीन लगा लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल, पोलन जो होते हैं वो वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं और फिर किसी हद तक आप इस एलर्जी से बच सकते हैं। और अगर इसकी दवाइयों की बात करें तो मैंने बताया था कि ये मास्ट सेल या हिस्टामिन बढ़ने की वजह से होती है, इसीलिए आपको कुछ एंटीहिस्टामिन मेडिसिन दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, आपके नाक के अंदर रेशा नहीं बनेगा, फिर आपकी जो नेजल मिकोजा है उसके अंदर सूजन नहीं होगी। जब उसके अंदर सोजश नहीं होगी तो आपको किसी हद तक एलर्जी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मार्केट के अंदर एंटीहिस्टामिन स्प्रे बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और ये मोस्टली सेडेटिव भी होते हैं, लिहाजा ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा स्प्रे इस्तेमाल करना है और कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी तरीके से एंटीहिस्टामिन आपको बेहतर नहीं कर सकती तो दूसरे नंबर पे ऊपर ये है कि आपको नेजल इरिगेशन के लिए आपको कुछ नेजल स्प्रे दिए जाते हैं। ये ऐसे है कि कुछ पानी मौजूद होता है, उसके अंदर नमक डाला जाता है और फिर वो आप अगर अपने नाक के अंदर स्प्रे करेंगे तो ये क्या नमक वाला पानी ये करता है कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम कराता है। ये मार्केट में बेसिकली सोल्यूशन मौजूद होते हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, जो आपकी सोजिश है उसको बेहतर बनाता है। और 5वें नंबर के ऊपर होता है, अगर आपको इससे भी बेहतरी नहीं आ रही तो फिर कुछ स्टीरॉयड यूज़ करना पड़ता है, नेजल स्प्रे लिक्विड फॉर्म में आते हैं। मोस्टली ये होता है कि 80 या 90% जो लोग हैं वो स्टीरॉयड से बेहतर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से आप स्टीरॉयड से भी बेहतर नहीं होते और ठीक नहीं होते, ऐसे पेशेंट
जो किसी तरीके से स्टीरॉयड के ऊपर भी रिस्पॉन्स ना कर रहे हैं हम, तो उनके लिए स्पेशलाइज इम्यून थेरेपी की जाती है। ये आपका कंसल्टेंट ही प्रोसीजर करता है। इसमें ये होता है कि जो एलर्जेंस होता है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है, आपके जिस्म को उसके अंदर एक्सपोजर दिया जाता है और आपके जिस्म में उसको इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपका जिस्म, आपकी बॉडी और उसके साथ साथ जो आपका ब्लड है वो उससे एक्सपोजर कर ले, और जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त है वो उसको ये समझना शुरू कर दे कि ये आपके दोस्त सेल है और किसी तरीके से मास्ट रिलीज ना हो, हिस्टामिन रिलीज ना हो, और आपकी जो नाक की और नेजल मिकोजा की जो सोजिश है वो बेहतर हो जाए। और आखिर में अगर होम रेमेडी या घरेलू इलाज के ऊपर बात करें तो उसमें पहले नंबर के ऊपर है ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें फ्लेक्सनॉइड मौजूद होते हैं। अब ये किन खुराक में मौजूद होते हैं? ये मोस्टली एप्पल के अंदर, अंगूर के अंदर और डिफरेंट किस्म की जो बेरीज मार्केट में मौजूद हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी एलर्जी को बहुत हद तक बेहतर कर देते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है विटामिन सी का इस्तेमाल करें। आपको पता है विटामिन सी एक एंटी इन्फ्लामेटरी है और ये आपको सिट्रस फ्रूट के अंदर मिल जाएगा, आपको ऑरेंज के अंदर मिल जाएगा, लेमन के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ तक भी ये प्रूव हुआ है कि अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट लेते हैं तो भी आपकी एलर्जी इससे बेहतर हो जाती है। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है जिंजर का इस्तेमाल करें। जिंजर में एक ऐसा केमिकल होता है जिसको 6 जिंजर ऑयल कहते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, मास्ट सेल की प्रोडक्शन कम करता है, नेजल मिकोजा की जो सोजिश है उसको बेहतर करता है और आपको एलर्जी से रिलीफ दिलवाता है। और चौथे नंबर के ऊपर होता है हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी भी इस चीज़ के लिए बहुत बेहतर होती है। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ये आपकी सोजिश को बेहतर करते हैं। और पाँचवें नंबर के ऊपर वही चीज़ है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पेट से, किसी जानवर से, किसी एनिमल से जो आपके घर के अंदर मौजूद है, आपको उससे एलर्जी है तो आप उसको बाहर करके देखें। फिर अगर आप बेहतर फील करते हैं तो आप ये समझ जाएं आपको उन स्पेसिफिक एनिमल से या उस जानवर से एलर्जी है। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। यूट्यूब एल्गोरिथम के मुताबिक ऐसी वीडियोस जिनके ऊपर कमेंट्स ज़्यादा हों या शेयर की गई हों तो वो उसको प्रमोट करता है, तो लिहाजा आपने ये लाजमी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।